कल की क्लास में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आज हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को डिटेल में समझेंगे क्योंकि बाकी जो 2 कंपोनेंट्स हैं वो बहुत छोटे हैं और उनका जो मैक्सिमम कंपोनेंट था वो मैंने लास्ट क्लास में कवर कर लिया है। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर रही हूं, यू कैन वॉच इट इजीली। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इस क्लास में हम सिर्फ बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। अब मैंने आपको बताया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड होता है, यहां पर हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करने वाले हैं बिकॉज डायरेक्ट मेथड इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। और ऑपरेशंस का मतलब होता है सारी वो एक्टिविटीज जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट में नहीं आती हैं, जैसे कि परचेज, सेल्स, कोई भी एक्सपेंडिचर, कोई भी प्रॉफिट्स, कोई भी लॉसेस, वो सब ऑपरेशंस का हिस्सा माने जाते हैं। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस पूरे प्रोसेस को हम 5 या 6 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस स्लाइड पर हम आएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर जब हम पूरा समझ चुके होंगे। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे और हमारे पास कौन कौन सी चीजें आती जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हमें मिल जाएगा बेटा अपने पीएनएल अकाउंट से या फिर हमारी बैलेंस शीट से। राइट, तो या तो बैलेंस शीट में या पीएनएल अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा और ये ऐसा प्रॉफिट होगा बिफोर टैक्स। राइट, तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, सबसे पहला कंपोनेंट जो आएगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकला हुआ या तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस बिफोर टैक्स। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड में हम लोग जितने भी नॉन कैश आइटम्स होंगे उनको एडजस्ट करेंगे। अब इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा समझाया था, जैसे कि जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे पास नेट प्रॉफिट की वैल्यू आ रखी होती है उसमें कुछ नॉन कैश आइटम्स इंक्लूडेड होती हैं। नॉन कैश आइटम्स में हम कैसे, जैसे कि हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त हमने डेप्रिसिएशन माइनस की होगी। राइट, अगर गुडविल राइट ऑफ की होगी तो उसे हमने सब्ट्रैक्ट किया होगा। राइट, कोई फिक्स्ड असेट की सेल पर कोई अगर लॉस हुआ होगा तो हमने उसे भी सब्ट्रैक्ट किया होगा। लेकिन अगर आप फंडामेंटली देखेंगे तो इन तीनों में से किसी भी चीज की वजह से कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है। राइट, और हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो नेट प्रॉफिट से हमें ऐसे प्रॉफिट की तरफ आना है, या जिसे हम बोल सकते हैं कैश प्रॉफिट। हमें किसकी तरफ आना है, कैश प्रॉफिट, कि भाई ये तो है नेट प्रॉफिट जिसमें हमने नॉन कैश आइटम्स भी इंक्लूड कर रखी है, इन्हें हटा देना है और हमें आना है कैश प्रॉफिट की तरफ, यानी कि ऐसा प्रॉफिट जो कैश के टर्म्स में जनरेट हुआ है। और ये हम कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। अभी मैंने आपको समझाया, डेप्रिसिएशन चार्ज होती है फिक्स्ड असेट्स पर और एमोर्टाइजेशन चार्ज होती है इनटैंजिबल असेट्स जैसे कि कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स पर। ठीक है, तो उन्हें एड बैक कर देंगे। ओके, बैड डेट का प्रोविजन क्रिएट किया है। अब बैड डेट का जब प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस कर दिया जाएगा, नेट प्रॉफिट इसकी वजह से कम हो जाएगा। लेकिन क्या एक्चुअल में इसमें कैश आउटफ्लो होगा, नहीं होगा, तो इसे भी ऐड बैक कर देंगे। अगर लॉस या गेन हुआ है फिक्स्ड असेट पर तो उसे भी हम क्या कर देंगे, वापस एडजस्ट कर देंगे। इसे मैं डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। डेफर्ड टैक्सेस, अब 2 तरीके के टैक्सेस होते हैं, एक टैक्स जो पे किया जाएगा और एक है डेफर्ड टैक्सेस, मतलब जो हम एस्टिमेट लगा रहे हैं। अब एस्टिमेट का मतलब ये तो नहीं है ना कि वो एक्चुअल में हमने पे कर दिया है। राइट, तो वो क्या करने पड़ेंगे, हमें ऐड बैक करने पड़ेंगे। और लास्ट में हमारा राइटिंग ऑफ। अब गुडविल अगर हमारी बैलेंस शीट में है और उसे हम धीरे धीरे करके राइट ऑफ कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट हर साल कम हो जाएगा, लेकिन कैश आउटफ्लो नहीं होगा, तो उसे ऐड बैक कर देंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, हम जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे तब हमने कुछ खर्चे किए थे, ठीक है, उसे उसी साल नहीं हटाते हैं, धीरे धीरे करके उसे हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तो जिस साल वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हम लोग करते हैं उस साल तो कैश आउटफ्लो होता है, लेकिन उसके बाद जब हम उसे राइट ऑफ कर रहे होते हैं तो कोई भी एक्चुअल कैश आउटफ्लो नहीं होता है, इसलिए उसे भी ऐड बैक कर दिया जाता है। राइट, तो ये है हमारा सेकेंड स्टेप इन कैलकुलेटिंग योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद हम आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स। राइट, अब ये वाला जो डेटा है ये हमें मिलेगा बेटा बैलेंस शीट से। ठीक है, ये हमें कहां से मिलेगा, बैलेंस शीट में। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा, मैं ये ओल्ड फॉर्मेट के हिसाब से बना रही हूँ, ये हमारी बैलेंस शीट है। यहाँ पे हमारे पास आती है लायबिलिटीज, ये आती है हमारे पास कैपिटल, यहाँ पे हमारे पास आते हैं फिक्स्ड असेट्स और हमारे पास आते हैं करंट असेट्स, और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाती है करंट लायबिलिटीज। राइट,
अब कैपिटल जो थी, कैपिटल में जितने भी चेंजेस थे वो किस में जा रहे थे, कैश फ्लो फ्रॉम योर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, राइट। फिक्स्ड एसेट्स में जितने भी चेंजेस आ रहे थे वो किस में जा रहे थे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में। तो क्या बचा हमारे पास, करंट एसेट्स बचे हमारे पास, और हमारे पास बची करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो चेंजेस आते हैं वो किस में जाते हैं, वो बनते हैं हमारे ऑपरेशंस का पार्ट, क्योंकि हम ये मानते हैं कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज एक बिजनेस के ऑपरेशंस के दौरान ही बनते हैं, राइट। अब मैंने आपको एक बहुत क्लियर सा फंडा बताया था लास्ट क्लास में ही कि बाकी जितने भी असेट्स होते हैं और हमारा जो कैश होता है उसके बीच का एक इनवर्स रिलेशनशिप होगा। मतलब अगर कोई भी असेट इंक्रीज दिखा रहा होगा तो उसकी वजह से कैश आउटफ्लो होगा, यानी कि कैश कम होगा। वेयरएज अगर कोई भी असेट कम हो रहा होगा तो उसकी वजह से जो कैश होगा वो इंक्रीज होगा या कैश का इनफ्लो होगा। पहले आप अपनी पहले वाली वीडियो देख लीजिए, मैंने इसका रैशनल आपको समझा रखा है। एंड वेयरएज जो हमारी लायबिलिटीज होती हैं और जो हमारा कैश होता है उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप देखा जाएगा। मतलब करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होंगी तो कैश का इनफ्लो होगा, अगर करंट लायबिलिटीज कम होंगी तो कैश का आउटफ्लो होगा, राइट। तो ये हमें याद रखना है। देखिए मैंने यहाँ पे ये पूरा समझा रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, नोट्स में अपने लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हमारा एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब जैसे हमने पीएनएल अकाउंट बनाया था, ये हमने पीएनएल अकाउंट बनाया था, यहां पे हमें गिवन था, ये था डेबिट साइड, ये थी हमारी क्रेडिट साइड, राइट। यहां पे हम सारे क्या दिखाते हैं, एक्सपेंसेस दिखाते हैं, यहां पे हम सारी इनकम्स दिखाते हैं, राइट। अब लेट्स से यहां एक्सपेंसेस वाली साइड पे हमें गिवन था डिविडेंड पेड, ठीक है, और यहां पे हमें इनकम में गिवन था रेंट रिसीव्ड, ठीक है, ओके। चलिए मैम, अब इसकी वजह से कैश इनफ्लो भी हुआ होगा और कैश आउटफ्लो भी होगा। इसकी वजह से कैश आउटफ्लो हुआ होगा, इसकी वजह से कैश इनफ्लो हुआ होगा, राइट। ये इनकम रिसीव थी, ये एक्सपेंडिचर था। लेकिन क्या ये ऑपरेशंस की वजह से हुआ है, इसका जो इंपैक्ट नेट प्रॉफिट पर आया था क्या वो ऑपरेशंस की वजह से है, नहीं। डिविडेंड जो हमने पे किया है दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और जो रेंट रिसीव हुआ है वो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लेकिन इसका इंपैक्ट अभी किस पे दिख रहा है, ऑपरेशंस का जो हमने नेट प्रॉफिट लिया है उस पे लिखना है। तो जो ऑपरेशंस के वक्त हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हम जितने भी ये हमारे इनकम रिसीव हुई थी उसे माइनस कर देंगे, और जितने भी एक्सपेंडिचर्स हुए थे उन्हें ऐड बैक कर देंगे, और जो इनके रिस्पेक्टिव हेड्स हैं, जैसे फाइनेंसिंग जब हम करने लगेंगे तो वापस से इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जब हम लोग इन्वेस्टमेंट वाले कंपोनेंट पे आएंगे तो इसे वापस से ऐड बैक कर देंगे। लेकिन अभी ऑपरेशंस की वजह से ये नहीं हुआ है, तो ऑपरेशंस के वक्त हम इनका इंपैक्ट क्या कर देंगे, नलिफाई कर देंगे बाय डूइंग जस्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी डिड इन पीएनएल अकाउंट, राइट। सो दिस इज अबाउट योर एडजस्टमेंट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओके। अब आ जाते हैं एक बहुत बढ़िया से क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है। यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, ठीक है। अब सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड हमें कुछ डिटेल्स गिवन है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें नेट प्रॉफिट कैसे दे रखा है, बिफोर टैक्स दे रखा है, कितना है, 12 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। अब डेप्रीसिएशन हमें दे रखी है 1,50,000 की, मतलब इसने नेट प्रॉफिट को क्या किया होगा, कम किया होगा। तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। तो मैं यहां लिख रही हूं ऐड बैक कर देंगे इसे, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, अब हमने सोचा था कि भाई कोई मशीनरी 50,000 की बिकेगी लेकिन वो सिर्फ 30,000 की बिकी, तो 20,000 का हमें नुकसान हुआ। लेकिन क्या हमारी जेब से 20,000 रुपए गए होंगे, नहीं गए होंगे। ये एक नॉन कैश लॉस है, तो इसे हम क्या कर देंगे, वापस ऐड बैक कर देंगे, ओके। उसके बाद है हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, यानी कि हमने कोई लोन लिया था या डिबेंचर्स लिए थे कंपनी ने, उस पे उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है। अब जो ये इंटरेस्ट पे किया है ये किस में जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, सॉरी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, राइट। किस में जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो यहां पर हमें इसका इंपैक्ट क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, मतलब इसे वापस ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि इसने हमारे नेट प्रॉफिट को कम किया होगा, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंसेस हमारे नेट प्रॉफिट को कम करते हैं। उसके बाद है इंटरेस्ट इनकम। अब इंटरेस्ट हमें किस पे मिलेगा, हमारी इन्वेस्टमेंट पर, तो ये किस में आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में। ऑपरेशंस में इसका कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इसने हमारे नेट प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा 30,000 से, क्योंकि इनकम्स नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करती हैं। तो इसे हम क्या कर देंगे,
सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं डाउटफुल डेट्स के लिए, क्या इसकी वजह से एक्चुअल कैश आउटफ्लो हुआ होगा? नहीं हुआ होगा, लेकिन नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो इसे हम क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिकॉज ऑफ ऑपरेशंस। तो 12 लाख में 1,50,000 ऐड, 20,000 ऐड एंड 50,000 ऐड एंड 10,000 ऐड, तो कितना हो गया टोटल? हमारे पास हो गया 170, सॉरी दिस इज 2 लाख प्लस 2,30,000। अब माइनस कर देंगे 30,000, सो दिस इज प्लस 2 लाख, तो सो 12 लाख प्लस 2 लाख, ये आ गया हमारे पास 14 लाख, राइट। तो हमारे पास कितना आ गया? 14 लाख आ गया। तो यहां पे हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया जो ऑपरेशंस की वजह से हुआ है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहां देखते हैं। ओके, अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस आए हैं। अब वर्किंग कैपिटल हमें पता है, वर्किंग कैपिटल में दो चीजें होती हैं, एक करंट एसेट्स और एक करंट लायबिलिटीज। तो ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि वर्किंग कैपिटल में चेंजेस की वजह से जो ऑपरेशंस में चेंज आए हैं या ऑपरेशंस में कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो हुए हैं, ठीक है। ये है पिछले साल का बैलेंस, ये है इस साल का बैलेंस। तो हम यहां से यहां आ रहे हैं, याद रखना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट जब भी देखेंगे याद रखना है कौन सा ईयर कहां पे गिवन है। अब अकाउंट्स रिसीवेबल, ये क्या है? हमारा असेट है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है 40,000 से। अब मैंने आपको बताया था करंट असेट्स और कैश के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा? कैश आउटफ्लो होगा। कितने का? 40,000 का कैश आउटफ्लो होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो ये 40,000 का कैश इनफ्लो होगा या कैश कम हो जाएगा, तो इसे हम करेंगे माइनस। ओके, इन्वेंट्री 2,80,000 से 33 लाख पर आ रहे हैं, यानी कि 20,000 से हमारा कैश आउटफ्लो होगा। फिर से कैश आउटफ्लो को मैं माइनस से दिखा रही हूं, इनफ्लो को प्लस से दिखा रही हूं फॉर ऑब्वियस रीजन। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने पहले ही पे कर दिए हैं, ये कम हो रहे हैं। अब ये कम होंगे, ये करंट एसेट है तो ऑब्वियस सी बात है कैश पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। सो 5,000 प्लस, यहां 40,000 माइनस, 20,000 माइनस 5,000 इज प्लस। ओके, नेक्स्ट इज अकाउंट्स पेएबल। ये क्या है? करंट लायबिलिटी। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, 1,80,000 से हम लोग 2 लाख पे जा रहे हैं, यानी कि 20,000 का हमारा क्या आ रहा है? प्लस, यानी कि कैश इनफ्लो होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगेन अ करंट लायबिलिटी, 60,000 से 70,000 जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस। चलिए अब देख लेते हैं प्लस के कौन कौन से कंपोनेंट है। 50 प्लस 20 प्लस 30, सो दिस विल गिव यू 50,000, this is 5,000, this is 35,000, राइट। टोटल कितना आ गया? 35,000 ऑफ प्लस। नेगेटिव में देख लेते हैं हमारे पास कितना है? 60,000, सो दिस इज 60,000 ऑफ नेगेटिव। सो माइनस 60,000 प्लस 35,000, तो हमारे पास नेट इंपैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ गया है? माइनस 25,000। ब्रैकेट में है मतलब माइनस का एलिमेंट है। चलिए अब आ जाते हैं इसके एक्चुअल फॉर्मेट पे, ठीक है। कैलकुलेशंस मैंने आपको सारी बता दी, यहां पे हमने सारे वर्किंग नोट्स बना लिए हैं आपके, ठीक है। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी उससे रिलेटेड भी, बैलेंस शीट से रिलेटेड भी। अब आ जाते हैं अपनी फाइनल फॉर्मेट पर, ठीक है। ये बन गया हमारा फाइनल फॉर्मेट। अब जो फाइनल फॉर्मेट होता है इसमें आप 2 अमाउंट के कॉलम बना सकते हो, एक ये और एक ऐसा। यहाँ पे आप सारी कैलकुलेशंस दिखा लीजिए और यहाँ पे फाइनल अमाउंट दिखा सकते हैं। सो दिस इज अप टू यू। ओके, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ पर था 12 लाख का हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब एडजस्टमेंट फॉर, सबसे पहले एडजस्टमेंट करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना था? 1.5 लाख का, वो यहाँ दिखा दिया। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिखा दिया, सॉरी माय बैड, वेयर इज इट? ओके, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 20,000। अब जो ब्रैकेट वाले कंपोनेंट्स हैं दे आर ऑफ सब्ट्रैक्शन, 20,000 का। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 50,000, इंटरेस्ट इनकम माइनस 30,000, इसकी सारी कैलकुलेशन मैं पहले आपको बता चुकी हूं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्लस 10,000। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये हमारा क्या है बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, राइट। यही मैंने आपको बताया कि ये हम लोग नेट प्रॉफिट से किसकी तरफ आ रहे हैं? वो प्रॉफिट जो ऑपरेशंस की वजह से हुआ है। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हटा दी, यहां देखिए इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट हटा दिया, और नॉन कैश आइटम जैसे डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी हटा दिए। तो हमारे पास क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी भी चीजें थी उन्हें एडजस्ट कर लिया। अब आते हैं बैलेंस शीट पर। तो ये वर्किंग कैपिटल के सारे चेंजेस हमने देख लिए, माइनस 40,000, माइनस 20,000, 5,000, 20,000, 10,000, राइट। अब हमारे पास क्या आ गया? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो जब मैंने इनकी सारी कैलकुलेशंस की, 14 लाख में से माइनस 25,000 कर देंगे, क्योंकि हमें पता है इसका नेट इंपैक्ट कितना आया था? माइनस
25,000। ठीक है, ये जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ गया 13,75,000 का अमाउंट, राइट। अब पे कर देंगे इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स किस पे लगता है बेटा, ऑपरेशंस पे लगता है, तो इनकम टैक्स यहीं पे माइनस होगा, लास्ट में नहीं होगा, यहीं पर होगा। तो 2 लाख का टैक्स पे किया और अब हमारे पास आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 11,75,000, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे जल्दी से बताइए। सबसे पहले प्रॉफिट लिया। अब रुकिए, मैं जो सबसे पहली स्लाइड जिसके बारे में बात कर रहे थे उस पे आते हैं। ठीक है, हमने कहां से स्टार्ट किया था, स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एड बैक नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे कि डेप्रिसिएशन था, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी था। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग गेन्स एंड लॉसेस, इंटरेस्ट के थ्रू जो इनकम और एक्सपेंडिचर हुआ था उसको एडजस्ट किया। फिर वर्किंग कैपिटल में जितनी भी चेंजेस थे वो किया, एंड डिडक्ट इनकम टैक्सेस पेड, जितने भी इनकम टैक्स पे किया है वो लिखा, और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, फाइनल सीएफओ यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हमारे पास आ गया। आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आई है तो फटाफट से थम्स अप दे दीजिए, और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये वाला फॉर्मेट ज्यादा अच्छा लग रहा है या आपको व्हाइट बोर्ड वाला फॉर्मेट ज्यादा पसंद है। एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। नेक्स्ट क्लास आई विल बी बैक विद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट